हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है समास। तो ध्यान दीजिए, समास और संधि दो अलग अलग शब्द हैं और जिनको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि समास क्या होता है और संधि क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, संधि संधि वर्णों का मेल होता है और जबकि समास की बात की जाए, समास शब्दों का मेल होता है। और जो संधि होता है वो संधि विच्छेद होता है, जबकि समास विग्रह होता है। ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जो संधि होता है, संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद होता है मतलब शब्दों को तोड़कर अलग करते हैं इसमें। और जो समास होता है वो समास विग्रह होता है। समास विग्रह होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को या फिर शब्दों को संक्षेप में लिखना ही क्या होता है? समास कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पर लिखा हो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, और इसी को ऐसे लिख दिए राजपुत्र, तो यही क्या होगा? यही समास होगा। मतलब समास किसे कहते हैं? शब्दों को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, कहीं पर लिखा है राजा का कुमार और इसी को संक्षेप में लिख दिए राजकुमार, तो यही क्या होगा? यही समास होगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, समास का अर्थ कम करना या फिर संक्षेपीकरण या घटाना या संक्षिप्त, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। अर्थात दो पदों को ऐसे कम करना जो कि उसका अर्थ जो होगा उसी शब्द के समान अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, राजा का पुत्र है, इसे संक्षेप में लिखने पर राजपुत्र बन रहा है, तो राजपुत्र का सेंस निकलना चाहिए, तभी समास होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी लिख दो और उसका अर्थ ही ना निकले, तो वह समास नहीं होगा। तो समास का मतलब समझ में आया, शब्दों का संक्षेपीकरण ही क्या होता है? समास। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में समास 4 प्रकार का होता था, लेकिन अब की यदि बात करेंगे तो समास 6 प्रकार का होता है। पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है अव्ययीभाव समास, छठा होता है तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और हाँ, यदि आप लोग समास पढ़ते होंगे तो अक्सर दो शब्द सुनते होंगे, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। तो पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद और उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। तो यह आप लोग ध्यान दीजिए, पूर्व पद उत्तर पद। ठीक। तो अब हम लोगों को पढ़ना है द्वंद्व समास। तो हम आपको पहले भी बता दिए कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होने का सेंस, पहला पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हो गया माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, पाप पुण्य, आचार विचार, खरा खोटा, सुख दुख, ऊपर नीचे, रात दिन, राम कृष्ण। तो यह कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। और जब आप इन शब्दों का समास विग्रह करेंगे तो इनके मध्य और या फिर अथवा या फिर एवं लगाकर करेंगे। जैसे आचार विचार का समास विग्रह क्या होगा? आचार और विचार। माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। भाई बहन का भाई और बहन। तो आई थिंक आप लोग इसका समास विग्रह कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें कुछ अपवाद भी आता है। जैसे हो गया आपका धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, सुरासुर, कल अर्जुन। तो लाभा लाभ का समास विग्रह क्या होगा? लाभ और अलाभ। पापा पाप का पाप और अपाप। सुरासुर का सुर और असुर। धर्माधर्म का
धर्म और अधर्म। तो आप लोगों को ऐसे ही इसका समास विग्रह करना है। अगले नंबर पर जो समास आता है उसका नाम है द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची, जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद या फिर पूर्व पद संख्यावाची दूसरा पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, दशानन हो गया, शतमंजिल हो गया, चतुरानन हो गया, त्रिभुवन हो गया, पंचवटी हो गया, दोपहर हो गया, नवग्रह हो गया, नवरात्र हो गया, तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, सतसई हो गया, त्रिकाल हो गया। तो मतलब जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, आप देख भी सकते हैं, जैसे तिराहा में त्रि, चौराहा में चार, ठीक, त्रिरात्र में जैसे त्रिरात्र देखेंगे 3, नवग्रह में 9। तो मतलब जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची दूसरा पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टभुज, तो अष्टभुज मतलब 8 भुजाओं वाले या फिर 8 भुजाओं का समूह, तो क्या होगा द्विगु समास। और इसका जब भी आप लोगों को समास विग्रह करना पड़े, जैसे कह दे कि आप जो है चौराहा का समास विग्रह कीजिए, चौराहा का समास विग्रह कीजिए, तो 4 राहों का समूह, तो आई थिंक आप इन सभी का समास विग्रह कर सकते हैं। अगले नंबर पर आता है बहुब्रीय समास। तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो उसे कहते हैं बहुब्रीय समास। इसमें पहले एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे दशानन हो गया। दशानन का मतलब हुआ 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। अगला आता है चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, अर्थात भगवान ब्रह्मा। अगला जैसे आता है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु। तो जब कभी भी आप लोग को बहुब्रीय समास चेक करना पड़े तो सबसे पहले शब्दों को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसमें अर्थात लगाइए, और अर्थात लगाने पर यदि किसी भी देवी देवता का फोटो आप लोगों के दिमाग में बन रहा हो तो वहाँ पर बहुब्रीय समास होगा, 100% बहुब्रीय समास होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर कहने का मतलब है अर्थात गणेश, अर्थात गणेश भगवान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोटो बन रहा है, और जहाँ भी फोटो बने तो वह कौन सा समास होगा, बहुब्रीय समास होगा। जैसे आप देखिए गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो फोटो बन रहा है ना, तो यही है बहुब्रीय समास। मतलब सबसे पहले शब्दों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद अर्थात लगाना है, और अर्थात लगाने पर यदि किसी देवी देवता का फोटो आप लोगों के दिमाग में बन रहा है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीय समास होगा। अगले नंबर पर आता है कर्मधारय समास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समास है, कर्मधारय समास। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशानन द्विगु समास है और दशानन बहुब्रीय समास है, मतलब दोनों समास है, मतलब दशानन बहुब्रीय समास भी है और दशानन द्विगु समास भी है। और जब प्रश्न में आएगा तो हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे, मान लीजिए ऑप्शन में बहुब्रीय और द्विगु दोनों दिया हो तो किस ऑप्शन को हम लोग मारेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसा शब्द मिले तो समास पूछे और पूछेगा कि ये दशानन में कौन सा समास है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है बहुब्रीय समास को, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है बहुब्रीय समास को। यदि ऑप्शन में बहुब्रीय समास न हो तो आप लोगों को द्विगु समास ऑप्शन में लगाना है। जैसे आगे देखेंगे चतुर्भुज, तो कहेंगे सर चतुर्भुज तो इसमें भी चतुर्भुज है, तो बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोगों को बहुब्रीय को देना है। चतुर्भुज द्विगु समास भी है और बहुब्रीय है, और दशानन द्विगु समास भी है और बहुब्रीय भी है। तो आप गेस कर सकते हैं कि जब कभी भी यदि
ऑप्शन में दोनों समास दिया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोगों को देना है बहुब्रीहि को। अगले नंबर पर आएगा कर्मधारय समास। तो ध्यान दीजिए, इस समास में एक विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये बताइए विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण उसे कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए, राम बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर राम के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि राम बहुत ईमानदार है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होगा और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है वही विशेषण होगा। जैसे राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हुआ, विशेषण हुआ, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की, तो राम क्या होगा, विशेष्य होगा। तो इस समास में एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, परमानंद, परमानंद। अगला देखेंगे महादेव, नीलकमल, पीताम्बर, महाकवि, नीलगाय, नीलकंठ, चरण कमल, नवयुवक, अधपका। तो एक किस समास का एग्जाम्पल है, कर्मधारय का, कर्मधारय का। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर क्वेश्चन बनेगा कि सर हम कहीं पढ़े थे कि महादेव भी बहुब्रीहि समास होता है। तो बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जब ऑप्शन बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोगों को देना है बहुब्रीहि समास का। महादेव का मतलब क्या होगा, महान, देवों में जो महान है अर्थात शिव, अर्थात शिव मतलब वहाँ पर फोटो बन रहा है और जहाँ पर फोटो बने बहुब्रीहि समास होगा। आगे आता है, ध्यान दीजिए, जैसे पूछेगा महात्मा कौन सा समास है, तो महात्मा कर्मधारय समास है और ये टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल जो टीचिंग एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, महात्मा कर्मधारय समास है। आगे आता है, इस समास में पूर्व पद अप्रधान होता है और तथा उत्तर पद प्रधान होता है। कैसे, आप जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर महादेव, महादेव पहले भी बता दिए कि इसमें जो पहला होगा वो विशेषण होगा और जो बाद का होगा वो विशेष्य होगा। तो महान है जो देव, मतलब यहाँ पर देव के महानता के बारे में बताई जा रही है, तो देव की महानता के बारे में बताई जा रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखिए, यहाँ पर है नीलगाय, यहाँ निकलेगा, मतलब यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है कि नील गाय। नीलकमल, तो कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है, कमल नील के समान है। महाकवि, कवियों में जो महान है, तो मतलब इस समास में पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। आगे देखेंगे, नोट आता है लाल और पीला, ये कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास ही होगा। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें भी योजक चिन्ह लगा है और लाल पीला है, मतलब सुख दुख जैसा लग रहा है, माता पिता के जैसा दिख रहा है, तो ये तो द्वंद्व समास होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपको बता दें ये द्वंद्व नहीं, ये कर्मधारय समास है, ये द्वंद्व नहीं कर्मधारय समास है, भले इसमें योजक चिन्ह लगा हो। तो एक आध दो अपवाद है जो आप लोगों को याद करके चलना है। अगले नंबर पर आता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्ययवाची होता है, इस समास में पहला पद अव्ययवाची होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रतिमाह, प्रति वर्ष, प्रति क्षण, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाधर्म, यथामति, यथाशक्ति, अनजान, रातों रात, आमरण, आजीवन, आजन्म, यथाक्रम, बेलगाम, लाजवाब, प्रतिक्षण आदि। मतलब जहाँ पर ऐसे रिलेटेड कीवर्ड मिले, जैसे प्रति हो गया तो प्रति से क्या बनेगा, प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रत्येक, मतलब ऐसे जब कीवर्ड मिले तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आप यथा लीजिए तो यथा शीघ्र, यथा धर्म, यथा संभव, यथा समय। तो ऐसे रिलेटेड जब भी आप लोगों को कीवर्ड मिले तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथा स्थान हो गया। अगले नंबर पर आता है आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के बारे में बताएं तो तत्पुरुष समास काफ़ी बड़ा समास है और जो कि आप लोगों को इस लेक्चर में हम तत्पुरुष समास नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा समास है। तो अगले लेक्चर में हम तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए
कि यदि आप तत्पुरुष समास अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को कारक और कारक चिन्ह याद रहना चाहिए, तभी तत्पुरुष समास आएगा। अदरवाइज भूल जाइए कि तत्पुरुष समास पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें कारक और कारक के चिन्ह की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि वो याद है तो आप लोग तत्पुरुष समास खूब अच्छे से सीख जाएंगे। और हाँ, यदि आप लोग समास पढ़ते होंगे तो एक शब्द और सुनते होंगे, सर समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर राजकुमार लिखा गया है, जैसे यहाँ पर राजकुमार लिखा गया है, तो राजकुमार पूरा का पूरा जो शब्द लिखा गया है यही होगा समस्त पद, या फिर इसी को कहते हैं सामासिक पद। इसी को कहते हैं सामासिक पद, मतलब जो राजकुमार लिखा गया है यही क्या होगा, समासिक पद या फिर समस्त पद। और इसमें जो राज होगा वो पूर्व पद होगा, और बाकी जो कुमार होगा वो आपका उत्तर पद होगा, और इसका समास विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।